हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गेनर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। हम हिंदी के अंदर बात करें तो वास्तविक संख्या इनको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैंने वीडियो बनाया है। इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स जो कि नंबर लाइन यानी कि जो संख्या रेखा है उसके ऊपर दिखाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन के ऊपर कि 4, तो मैं 4 को रिप्रेजेंट करता हूँ। 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 को भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसी पॉइंट वाले नंबर को, अब जैसे यहाँ पे बीच में किसी पॉइंट वाले नंबर को देख लेते हैं तो 1.5 या 1.6 या 1.7, ऐसे कोई भी नंबर जो है, ये सभी नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरी चीज़, वास्तविक संख्याएं रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं यानी कि परिमेय संख्याएं भी हो सकते हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकते हैं। अब जिनको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का नहीं पता तो टेंशन ना करें, मैं इनके बारे में भी आपको अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये जो नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं यानी कि धनात्मक भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं यानी कि ऋणात्मक भी हो सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, अब कई बच्चों के धनात्मक और ऋणात्मक में हिंदी मीडियम वालों के दिक्कत आती है। तो धनात्मक मतलब जिसके पास धन है यानी कि पॉजिटिव है, मतलब वो प्लस में चल रहा है। ऋण मतलब कर्ज यानी कि जिसका खाता पहले से माइनस में चल रहा है। तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि ऋणात्मक नंबर वो होते हैं जो माइनस वाले होते हैं, धनात्मक नंबर वो होते हैं जो प्लस वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि जो अपने परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो होती हैं वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं यानी कि पूर्णांक हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी नंबर आते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर्स भी और नेगेटिव वाले नंबर्स भी। और p/q के रूप में यानी कि p/q के रूप में हम उनको लिख सकते हैं, और जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/4 लिखूँगा तो ये एक परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 3/4 लिखूँगा तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे ऐसे जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जो कि जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और उस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये समाप्त हो जाती है यानी कि पूरी डिवाइड हो जाती हैं मोस्ट ऑफ। तो और अगर नहीं होती हैं तो इनकी रिपीटेशन होती है जैसे नंबर्स की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है तो 1/2 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.5 आ जाता है, ये डिवाइड हो जाता है पूरी। अगर मैं 2/3 को अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 0.666 ऐसे 666 चलता रहेगा बार बार। तो जहाँ पे रिपीटेशन होती है नंबर्स की और जहाँ पे टर्मिनेशन होती है यानी कि समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जहाँ पे दोहराव होता है, रिपीटेशन होती है, वो नंबर्स। एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। उसके बाद में दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, इनका टर्मिनेशन नहीं होता है, ख़त्म नहीं होती, चलती रहती हैं, जिसको अनंत बोलते हैं, ठीक है। और अदोहराव वाली होती हैं, ये तो दोहराव वाली होती हैं। ये नॉन रिपीटेडिंग नंबर्स होते हैं जो कि जैसे कि पाई है, √2 है, √3 है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो ये अलग अलग नंबर्स चलते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते, अनंत होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, जितने भी इंटीजर्स हैं यानी पूर्णांक हैं या भिन्न हैं या फ्रैक्शंस हैं, ये सभी जितने भी हैं ये सारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती है यानी कि रेशनल नंबर्स होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो हैं जितने भी वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सारी इरेशनल नंबर्स होती हैं। स्क्वायर रूट वाली जितने भी नंबर्स होते हैं मोस्ट ऑफ, वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आई होप आपको परिमेय, रेशनल, अपरिमेय, इरेशनल नंबर का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल जो थ्योरम है वो क्या बताती है अपने को, यानी कि हम बोले तो अंक गणित का जो मूल जो रूल है वो हमको क्या बताता है। ये हमको सीधे तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि हमको ये बताता है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर यानी कोई भी डिजिट है जो पूर्णांक है या कोई भी नेचुरल नंबर है, तो वो नंबर या तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा कोई नंबर होना चाहिए जो कि जिसके हम प्राइम नंबर्स बना सकते हैं, यानी कि जिनके हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो 3 जो है ऑलरेडी एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पूर्णांक भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। दूसरी चीज़, या तो हम इनको सीधी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर जो नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 36 ले लेते हैं, तो 36 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं इनको, प्राइम फैक्टर्स में, जैसे 2, 2, 3 और 3, ठीक है। 3 और 3 की करेंगे तो 9, 9 और 2 18, 18 2 जा 36, ठीक है। तो ये जो है इनके प्राइम फैक्टर्स बन गए। यानी कि या तो हम नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं जो कि प्राइम नंबर्स ऑलरेडी होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं, या फिर हम उनको ऐसे लिख सकते हैं जिनके हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये जो अंकगणित का जो मूल परिमेय है, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम जो है अरिथमेटिक्स की, वो यही बात बताती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है हम उसको कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टर्स तो हमने देखे थे पीछे, अब उनको बनाने का तरीका क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को 66 का बनाना है, तो 66 का बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसको कुछ ऐसे लिखूँगा। उसके बाद देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 66, तो सबसे पहले तो मैं इसको डिवाइड करके देखूँगा बिल्कुल छोटे नंबर पे। छोटा नंबर क्या है, 2 से स्टार्टिंग करते हैं। अगर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, अब ये तो आइडिया लग जाता है कि किसी डिजिट के किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे सभी नंबर्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि वीडियो उसके ऊपर डाली हुई है मैंने। उसके बाद में अगर मैं इसको करूँगा तो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब मैं इस 33 को 2 से करके देखूँगा, क्योंकि छोटा नंबर 2 ही है ना। अगर ये 2 पे नहीं हो रहा है तो फिर 3 पे करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम छोटे नंबर से शुरुआत करनी है। ये नहीं है कि हम यहाँ पे 3 ले आए फिर यहाँ पे 2 से कर दें, नहीं, यहाँ पे अगर हमने 2 पे कर दिया तो फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। हो सकता है ये नंबर दोबारा से 2 पे हो रहा हो तो हमको फिर से इसको 2 पे ही करना है, ठीक है। दिखाऊंगा मैं आगे एक और जैसे करेंगे। तो अभी जैसे इसका 3 पे हो रहा है, ये इसके बाद 2 के बाद 2 पे नहीं हो रहा तो 3 पे हो रहा है। फिर आता है 11 के बाद ये डायरेक्ट 11 पे हो रहा है, क्योंकि 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये अपना ये बनता है। यानी कि जो 66 जो है उसके जो प्राइम फैक्टर्स जो बनते हैं, 2 बनता है, 3 बनता है और 11 बनता है, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो 220, ये इसका हमको बनाना है। तो इसका बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटे नंबर पे देखते हैं। छोटे नंबर पे हाँ हो रहा है क्योंकि इसके पीछे 0 है तो हाँ हो रहा है। फिर भी इसके पीछे 0 है तो ये 2 पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 2 पे अगर डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद जो नंबर आया है वो 2 पे नहीं हो रहा तो फिर 3 पे जा रहा है। उसके बाद ये 3 पे नहीं हो रहा फिर 5 पे जा रहा है, फिर ये 5 पे नहीं हो रहा 7 पे जा रहा है, फिर 7 पे हो रहा है, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये बनेंगे, ये सारे, ठीक है। अब इन्हीं का यूज़ करके इसी तरीके को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, इसी चीज़ को, क्योंकि हमने इनको हर एक नंबर के हमको प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसका एलसीएम है, कौन सा इसका एचसीएफ है, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ के अंदर बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस है कि हमने 66 का ये निकाला था और इसका हमने ये निकाला था। तो दोनों के अंदर देखना है कि यहाँ पे भी 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है। तो ये जो 2 हैं ये कॉमन है दोनों के अंदर, और ये 3 भी कॉमन है, देखो, ठीक है। और ये बाकी जितने भी डिजिट बच गए उन सभी को हम क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने हैं इनको कॉमन मान के। जैसे इस 2 को मैंने कॉमन मान लिया,
ठीक है। फिर ये 2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, उसके बाद मैंने इस 3 को कॉमन मान लिया, फिर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने लिखा 7, फिर यहाँ पे 11 बचता है तो 11 लिखा। उसके बाद में जब मैं इनकी सबकी मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा रिजल्ट आता है ये, यानी कि आंसर आता है ये। दूसरी तरफ ये तो हो गया हमारा LCM, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सेम काम यहाँ पे किया हुआ है। अब हमको सिर्फ जो कॉमन जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इनके जो कॉमन फैक्टर्स हमने निकाले थे उन कॉमन फैक्टर की आपस में मल्टीप्लाई कर देनी है, बस सिंपल सी बात। तो हमारा जो है HCF निकल आएगा। उसके बाद हमको देखना है कि इस LCM और HCF के बीच में रिलेशन क्या है। इसी के बेस के ऊपर आपके जो एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन है वो निकलने वाले हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी इसके अंदर से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर या अब देखो इसका जो रिलेशन है वो ये होता है कि जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ वो और सेकंड जो नंबर दिया हुआ है उन दोनों की मल्टीप्लाई फिर किसके इक्वल होंगे, ये जो हमारा LCM आया था और जो HCF आया था उसके मल्टीप्लाई के इक्वल आएंगे। यानी कि हमको जो फर्स्ट नंबर था वो 66 दिया हुआ था, सेकंड नंबर हमको ये दिया हुआ था, और जो हमारा LCM आया था ये आया था, और HCF हमारा ये आया था। जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है अपना 27720, ठीक है। और जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा आता है 27720, यानी कि हम दोनों ही तरफ देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, अगर हम दोनों तरफ देखें तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो सेम ही आना चाहिए, यही रिलेशन है LCM और HCF के बीच में। अब अगर हमको एक नंबर दिया हो और दूसरा नंबर दिया हो और LCM या HCF में से कोई भी एक दिया हो और हमसे पूछ लिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको HCF दे रखा है तो LCM आपसे पूछ लेता हूँ, तो कैसे करेंगे इसको करने का सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट नंबर दिया हुआ जो वो लिखना है, सेकंड नंबर जो दिया हुआ वो लिखना है, उसके बाद में जो HCF हमको दिया हुआ है वो लिखना है। तो हम जब इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। सेम काम HCF के साथ करना है। HCF के अंदर क्या करना है, तो LCM को नीचे ले जाएंगे क्योंकि LCM की वैल्यू हमको दी हुई मिलेगी, और इसके ही बेस के ऊपर आपके एक्सरसाइज 1.1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व होने वाले हैं। आगे हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा जो है रिलेशन था किसके बीच में, LCM और HCF के बीच में। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमको प्रूव करना होता है कि इरेशनल नंबर्स हैं कोई भी, कि ये जो √5 है ये एक इरेशनल नंबर है, ये बात हमको प्रूव करनी है। अभी हमको पता नहीं है कि इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो मैंने जैसे बताया था कि जो √ वाले जितने भी होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन होते कैसे हैं, कोई बात प्रूव करनी है, ठीक है। इसको हम टोटल 6 स्टेप्स के अंदर करेंगे। स्टेप 1 के अंदर हमको क्या करना है, एक मेथड यूज होता है इस चीज़ के लिए जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी कि विरोधाभास। विरोध करना होता है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसका अपोजिट हमको मान के चलना है, ठीक है, और उसके बाद में उसका अपोजिट रिजल्ट निकलने के आएगा अपने पास। तो अब जो हमने √5 को जो प्रूव करना है ना, तो √5 को हम एक रेशनल नंबर मान के चलते हैं। इरेशनल फाइंड करना है ना, तो अभी हमको इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो अगर हम √5 को a/b के इक्वल लिखते हैं, जहाँ पे b जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो जो ab जो है ना वो हम मानते हैं कि को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा, ठीक है, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक के अलावा। तो हमने a और b को कॉमन को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या मानी है। उसके बाद में स्टेप 2 के अंदर हमको क्या करना होता है कि दोनों तरफ यानी कि इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हमको b से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। जब हमने यहाँ पे इसको b से मल्टीप्लाई किया, इसको b से मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने इसको b से मल्टीप्लाई किया तो ये b इस b से कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये 5b = a। अब हमको तीसरे स्टेप के अंदर क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमको दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को क्या कर देना है, हमको स्क्वायर कर देना है। तो जब हमने स्क्वायर किया तो हमने ये देखा कि जो 5 जो है ना वो √2 को
डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड करेगा, सीधी सी बात है। 2 पॉइंट आपको क्लियर है अच्छे से। तो हमने एक और नंबर मानना है यहाँ पे, जो कि एक इंटीजर यानी कि कोई भी एक XYZ नंबर हमने मान लिया। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे k मान लिया। स्टेप 4 के अंदर कोई भी एक नंबर मान लेना k, a = 5 और k 5k, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, इस a की वैल्यू को जो 5वां जो स्टेप है उसके अंदर हमने इस a की वैल्यू को इस a के अंदर पुट कर दिया। जब हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पे जब मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 हो गया, k का स्क्वायर करूँगा तो k स्क्वायर हो गया। अब ये जो 5 यहाँ पे था, ये वाला जो 5 है, जब मैं इसको दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। डिवाइड में जाने के बाद ये इसको काट देगा, यहाँ पे बचा 5, ठीक है। b स्क्वायर जो है = है 5, k स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 5 है b को भी डिवाइड कर रहा है। यही बात हुई ना कि जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो ये 5 है ये a स्क्वायर को भी a को भी डिवाइड कर रहा था। अब ये 5 जो है वो b स्क्वायर और b को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो a है और b है, ठीक है, उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है यानी कि 5, ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने शुरू में तो ये मानना था ना कि ये कोप्राइम्स हैं, और कोप्राइम्स कौन से होते हैं, जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर है 5। तो जो हमने जो अजम्पशन की थी वो हमारी अजम्पशन गलत हो जाती है यहाँ पे। इसी वजह से ये क्या है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है। और ऐसे ही आपको √2 का पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपको √3 का पूछा जा सकता है। तो इन सवालों को आप बहुत आसानी से इसके अंदर कर सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और आपको जो इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं, PDF है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा और वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसके आपको साथ साथ में नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करके चलने हैं, क्योंकि हम पूरा मैथ कवर करेंगे इसके अंदर। और इसकी पूरी प्ले लिस्ट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल करवा दी है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी चैनल को ज़रूर शेयर करें, इस प्ले लिस्ट को ज़रूर शेयर करें। और अलग अलग सब्जेक्ट की ऐसे ही बिल्कुल अच्छी प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।